हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके FCI AG3 का एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो पॉसिबल हो सकता है, और इसी के लिए आपके एग्जाम की तैयारी कराने के लिए एडुटैप जो है वो आपके लिए एक फ्री यूट्यूब सीरीज लेकर आया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा ये फोर्थ लेक्चर रहेगा, ये फोर्थ सेशन रहेगा ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में जो है वो हमने सबसे पहले शुरू करी थी फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का ये फोर्थ पार्ट है जिसको आज हम और कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि हम क्वेश्चंस को जो है वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं सो दैट कि आपके सिलेबस वाला पार्ट भी हो जाए और साथ में आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे हम कंप्लीट करवाते हैं और आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि आपको और भी आगे जो है वो काफी चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी सेशन मिस ना हो, आपको हर एक सेशन अगर चाहिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक सेशन का पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए, हर एक सेशन का एक पीडीएफ रिपोर्ट आपके पास दी जाए, तो आप उसके लिए हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सेशन की, हर एक लेक्चर की जो है वो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट टीम के साथ जो है वो बात करके अपनी क्वेरी रिजोल्व करवा सकते हैं। बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो आज ये वीडियो पहली बार देख रहा है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपके FCI AG3 एग्जाम के लिए एडुटैप ने यानी कि हमने फ्री यूट्यूब सीरीज जो है वो स्टार्ट करी थी, जिसका शेड्यूल आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि मंडे टू फ्राइडे यानी कि हर रोज जो है वो आपको डेली दोपहर 2 बजे आपको हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग टीचर्स की, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आपको 10 इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियो यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें हम उन MCQs को डिटेल में डिस्कस करते हैं सो दैट कि आपका सिलेबस भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए। अब इसी के लिए जो आज पहली बार बच्चे जो है वो इसको देख रहे हैं वो आप हमारे साथ बन सकते हैं क्योंकि आपको हर रोज जो है वो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि द फिनोमिनन ऑफ इलास्टिक रिबाउंड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच नेचुरल इवेंट। कि बात करते हैं जो फिनोमिना है इलास्टिक रिबाउंड का, वो मोस्टली जो है कौन से नेचुरल इवेंट के साथ जो है एसोसिएट करता है। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि कौन सा जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो अगर हम देखिए इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अर्थक्वेक, सेकंड ऑप्शन है वोल्केनो, थर्ड ऑप्शन है सुनामी, फोर्थ ऑप्शन है लैंडस्लाइड और फिफ्थ ऑप्शन है फ्लड। कि ये जो इलास्टिक रिबाउंड वाला जो फिनोमिना है ये कौन से नेचुरल इवेंट के साथ जो है वो एसोसिएट करता है, रिलेट करता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो इलास्टिक रिबाउंड है वो आपका करता है अर्थक्वेक के साथ। ठीक है, तो अर्थक्वेक से जो है ये मिलता जुलता है, ये फिनोमिना जो है वो वहां पे जो है वो रिलेट करता है, एसोसिएट करता है अर्थक्वेक में। तो इसलिए आपका जो फर्स्ट है ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम देखिए बात करें इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की बात करें, जो आपका ये इलास्टिक रिबाउंड वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या बताता है कि हाउ स्ट्रेस बिल्ड्स अप अलोंग द फॉल्ट लाइन ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्स। कि जब कोई भी टेक्टोनिक फोर्स में जो है कोई भी फॉल्ट लाइन जो है वो होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से किस तरह से जो है स्ट्रेस वहां पे बिल्टअप होता है, तो वो सारी चीजें जो है वो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, अब बोला कि जब स्ट्रेस एक्सीड करता है इस रॉक की स्ट्रेंथ से ज्यादा तो वो क्या होता है कि वो टूट जाती है, दे ब्रेक। और जिसकी वजह से क्या होता है आपका अर्थ। आपको पता है कि जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो टकराती हैं, ठीक है, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जो है वो टकराती हैं, ठीक है, तो वहां पे एक स्ट्रेस जो है वो बिल्टअप होता है। ठीक है, उन लाइंस के बीच में, फॉल्ट लाइंस के बीच में टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो है वो एक स्ट्रेस बिल्टअप होता है। उस स्ट्रेस को बिल्टअप होने की वजह से क्या होता है कि जो रॉक होती है, जो पत्थर होता है, ठीक है, वो अगर जो स्ट्रेस है वो एक्सीड कर जाए उस रॉक की स्ट्रेंथ से ज्यादा, यानी कि जो जितनी कैपेबिलिटी उस रॉक के पास है, क्षमता जो है, अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर जाए तो क्या होता है कि वो रॉक जो है वो बीच से टूट जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है फिर अर्थक्वेक होता है। एंड द रॉक्स देन रिबाउंड टू देयर ओरिजिनल शेप। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा से रिबाउंड हो जाता है, दैट रिलीजिंग स्टोर्ड एनर्जी एज सिस्मिक वेव। अब जो वो अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको एज अ सिस्मिक वेव की तरह जो है वो रिलीज करता है और ये सिस्मिक वेव जो है वो आपकी अर्थक्वेक कॉज करती है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, द प्रेजेंस ऑफ कैलिच इन सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ विच क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए यहाँ पे आपको बोला कि जो कैलिच है, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो इसकी अगर प्रेजेंस हम देखें, अगर ये सॉइल में प्रेजेंट है तो ये कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन का जो है वो आप बोल सकते हैं कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन का जो है एक इंडिकेटर है। ठीक है,
तो आपने बताना है कि कौन सा जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपका ऑप्शन बी है एरिड और सेमी एरिड, ऑप्शन सी है टुंड्रा, ऑप्शन डी है टेम्परेट ग्रासलैंड, ऑप्शन ई है मेडिटेरियन। अब ये यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करें कैलिज की, तो ये जो है ये चीज बताता है कि आपका जो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां का वो क्या है, आपका एरिड और सेमी एरिड जो है वो रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बाकी एग्जाम्स में भी जो है वो कई बार पूछा गया है और आपके इस वाले एग्जाम के लिए भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो कैलिच है ये होता क्या है कि हार्ड लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, दैट फॉर्म्स इन द सॉइल, जो कि सॉइल में फॉर्म होता है इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेटिक, ठीक है, ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर विच लीव्स बिहाइंड मिनरल डिपॉजिट, जिसकी वजह से पीछे जो मिनरल डिपॉजिट रह जाते हैं। एंड इट इज कॉमन इन डेजर्ट्स एंड सवाना, जो आपके सवानास के फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स वाला एरिया है, वहां पे जो है ये चीजें आपकी कॉमनली देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का क्वेश्चन बहुत ही बार जो है वो आपके एग्जाम में आया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि रिंग ऑफ फायर जो है वो होती क्या है। तो रिंग ऑफ फायर की अगर हम बात करें तो रिंग ऑफ फायर अगर ऑप्शंस की बात करें, देखिए आपका ऑप्शन ए है कि वो एरिया, एन एरिया ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अराउंड द अटलांटिक ओशन। ऑप्शन बी है अ वॉल्केनिक बेल्ट इन द आर्कटिक ओशन। ऑप्शन सी है अ मेजर एरिया ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन। ऑप्शन डी है अ जोन ऑफ हाई टेम्परेचर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ऑप्शन ई है अ रीजन ऑफ सबसिडेंस नियर ओशनिक रीजेस। तो ये आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखिए रिंग ऑफ फायर की जब हम बात करते हैं तो रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है कि एक मेजर एरिया होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी का दैट सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए जो रिंग ऑफ फायर है ये एक हॉर्स शू शेप्ड जोन है, जो कि कहां पे है, ये इट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आपस में मिलती हैं, तो उसको जो है वो हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और एक ये हॉर्स, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी शेप का ये होता है, तो आपने याद रखना कि इट्स अ हॉर्स शू शेप्ड होता है, इसको हॉर्स शू शेप्ड जोन भी कहते हैं रिंग ऑफ फायर को, जो कि आपका पैसिफिक ओशन में है, जहां पर आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आपस में मिलती हैं। ठीक है, एंड इट इज कैटेगराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज, मतलब इसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पे देखने को मिलते हैं ड्यू टू सबडक्शन जोन्स एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, कि सबडक्शन जोन की वजह से और जो बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा आपको एक्टिव वोल्केनोज भी देखने को मिलते हैं, और साथ में यहाँ पे काफी अर्थक्वेक्स भी, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो ये जरूर आपने याद रखना है रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है ये, पैसिफिक ओशन वाले एरियाज में, किस शेप का होता है, हॉर्सशू शेप जोन जो है इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन से ही जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस को जो है वो कवर अप कर लिया है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन अगर रिंग ऑफ फायर से आया तो वो किसी भी तरह से जो है वो आ सकता है, उसकी लोकेशन के ऊपर भी आ सकता है, उसकी शेप के ऊपर भी आ सकता है, और वो एक्चुअली होता क्या है वो भी आ सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द प्राइमरी फोर्स रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, कि कौन सी ऐसी प्राइमरी फोर्स है जो कि रिस्पांसिबल है ग्लेशियर्स की मूवमेंट के लिए। तो आपने बताना है कि कौन सा जो है वो सही आंसर है। तो देखिए अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका विंड, ऑप्शन बी है ग्रेविटी, ऑप्शन सी है टेक्टोनिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी है आइस डेंसिटी, ऑप्शन ए है सोलर रेडिएशन। तो आपने बताना कि मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर के लिए कौन सा जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी फोर्स। तो देखिए अगर हम बात करें ग्लेशियर की मूवमेंट के लिए तो वो है आपका ग्रेविटी, कि अलोंग द ग्रेविटी जो है वो आपके ग्लेशियर मूव करते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी जो है वो आपका मेन, या बोल सकते हैं कि प्राइमरी फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लेशियर्स की मूवमेंट के लिए, उनके टूटने के लिए भी और उनके बनने के लिए भी। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटी क्या होता है कि ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स बाय पुलिंग द मैसिव आइस बॉडीज डाउनहिल। अब देखिए यहाँ पे कोई पहाड़ है, यहाँ पे अगर ग्लेशियर है, ऑब्वियसली जब ये हैवी चीज है तो ये अलोंग द ग्रेविटी ही जो है वो फ्लो करेगी, है ना। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं ग्लेशियर्स जो जब आपके मतलब मूवमेंट होती है तो मूवमेंट वो नीचे वाली साइड को ही होती है, ऐसा तो नहीं कि ग्लेशियर ऊपर वाली साइड को मूव करते हैं, नहीं, है ना। तो नीचे वाली साइड को इसलिए हो रही है क्योंकि वो ग्रेविटी के अलोंग द ग्रेविटी जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये जो मूवमेंट होती है ड्यू टू द आइस वेट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ आइस अंडर प्रेशर स्पेशली इन एरियाज विद स्लोपिंग टेरेन, जहां पे ये इस तरह की स्लोप्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, और आइस का वेट भी इतना ज्यादा होता है, ठीक है, एंड द साथ में बोल सकते हैं कि डिफॉर्मेशन ऑफ आइस अंडर प्रेशर। तो ये इन कारण की वजह से क्या है कि आपका जो ग्लेशियर है वो डाउनवर्ड यानी कि डाउन हिल जो है वो मूव करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो मेन फोर्स है इसके पीछे की जो मेन चीज है दैट इज ग्रेविटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेलिक और पैलियो लेक। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की लेक्स होती हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक हमने यहाँ पे आपके क्वेश्चन में डाला है कि पैलियो लेक का एग्जाम्पल क्या है, यानी कि रेलिक या फिर पैलियो लेक जो है वो आप किसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी है ग्रेट सॉल्ट लेक, ऑप्शन सी है लेक बैकाल, ऑप्शन डी है डेड सी, ऑप्शन ई है कैस्पियन सी। अब आपने बताना है कि पैलियो लेक जो है वो इनमें से कौन सी है, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो आपकी एक परफेक्ट एग्जांपल है रेलिक या फिर पैलियो लेक की। अब देखिए ग्रेट सॉल्ट लेक की अगर हम बात करें तो ये ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये कहाँ पे उठा में, इट्स अ रेमिनेंट ऑफ लेक बोनेविल, और एक मैसिव एंशियंट लेक है दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लास्ट आइज एज, ठीक है, कि जब ये लास्ट आइज एज के टाइम की जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और व्हेन द लेक ड्राइड अप, जब आपकी लेक जो है वो सूखती है, तो इट लेफ्ट बिहाइंड स्मॉलर सैलाइन लेक्स विद द ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। तो वहां पे मान लो कि जैसे अगर कोई ये लेक अगर सूखने वाली है तो ये क्या करती है कि वहां पे छोटे छोटे लेक्स जो है वो बन जाते हैं, जो कि सैलाइन लेक्स होते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक की तरह, ठीक है। और ये एक पूरी जो है वो ग्रेट सॉल्ट लेक है, ठीक है। लेकिन इसके सूखने पर क्या होता है कि छोटे छोटे तालाब टाइप, पॉन्ड्स, लेक्स टाइप जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, छोटी छोटी लेक्स जो है वो आपकी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो ये आपने जरूर याद रखना कि जो ग्रेट सॉल्ट लेक है ये इसलिए जो है इसको पहले लेक कहा जाता है क्योंकि कब से है, ये है लास्ट आइस एज के टाइम पे, यानी कि एंशियंट टाइम, मैसिव एंशियंट लेक है ये, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कि इट इज रेमिनेंट ऑफ लेक बोनेविल। कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है, तो ये यूटा में है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए हम यहाँ पे आपको डिटेल में जो है वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि बाकी चीजें भी जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप कवर अप कर लें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टाइप ऑफ सिस्मिक वेव ट्रेवल्स द फास्टेस्ट थ्रू द अर्थ, कि कौन सी टाइप की जो है वो सिस्मिक वेव है जो कि ट्रेवल करती है फास्टेस्ट थ्रू द अर्थ, कि अर्थ में जो वो सबसे फास्ट जो है वो आपकी ट्रेवल करती है, उस सिस्मिक वेव का आपने यहाँ पे नाम बताना है। अब जैसे ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है प्राइमरी वेव्स, ऑप्शन बी है सेकेंडरी वेव्स, ऑप्शन सी है लॉब वेव्स, ऑप्शन डी है रेलिक वेव्स, ऑप्शन ए है सरफेस वेव्स। तो कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा अलोंग द 5 ऑप्शंस? तो अगर हम बात करें आपके सही आंसर की तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि प्राइमरी वेव्स। कि जो प्राइमरी वेव्स हैं आपकी, जब आपको पता है कि अर्थक्वेक आता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, प्राइमरी सेकेंडरी है ना, ये वेव्स जो है वो आपकी निकलती हैं। तो प्राइमरी वेव्स जो है वो आपकी फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स हैं, ठीक है, एंड आर द फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड, कि सबसे पहले जब आपका अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले आप प्राइमरी वेव्स को ही डिटेक्ट जो है वो कर पाते हैं, क्योंकि ये सबसे फास्टली जो है वो मूव अप करती है। दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो है वो हर एक मीडियम से जो है वो ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो सॉलिड वेव्स होती हैं दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, मतलब कि जो आपकी सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड से ही जो है वो मूव कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी जो है वो आपकी हर ऑल 3 मीडियम से जो है वो आपकी मूव यानी कि ट्रेवल जो है वो कर सकती है। क्लियर? तो ये जो है वो आपने जरूर याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए भी जो है वो ये काफी जरूरी रहेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी प्राइमरी वेव्स के बारे में, ठीक है। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन, कि कौन सा जो है वो आपका एग्जांपल है रेजिडुअल माउंटेन का? तो आपका ऑप्शन ए है हिमालयास, ऑप्शन बी है रॉकीज, ऑप्शन सी है अरावलीज, ऑप्शन डी है एंडेस, ऑप्शन ई है एल्प्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दिए, आपने बताना है कौन सा जो है वो सुटेबल एग्जांपल है रेजिडुअल माउंटेन का। तो अगर हम बात करते हैं आपके सही आंसर की तो वो ऑप्शन सी, यानी कि अरावलीज, कि अरावलीज जो है, ठीक है, वो आपका क्या है रेजिडुअल माउंटेन का परफेक्ट एग्जांपल रहेगा। अब देखिए रेजिडुअल माउंटेन्स कैसे बने हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट माउंटेन सिस्टम। ये जो आपके अरावलीज वाले एरियाज हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, ये आपके जो है एक अवशेष तरह आप कह सकते हैं जो एंशिएंट माउंटेन सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, दैट हैव बीन एरोडेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, जिसको आप काफी मिलियन लाखों करोड़ों साल पहले जिसको एरोड
कर दिया गया या वो हो गए, ठीक है, उसके जो अवशेष बचे वो आपके क्या कहे जाते हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स। और अरावलीज जो है इंडिया में, ये एक एग्जाम्पल है सच माउंटेन्स का, विद देयर ओरिजिन्स डेटिंग बैक टू द प्री कैम्ब्रियन एरा, कि ये प्री कैम्ब्रियन एरा से जो है वो आपके बिलोंग करते हैं, यानी कि इतने पुराने जो है वो आपके ये अरावलीज के पहाड़ यहाँ पे हैं। आपको पता है कि आपके हरियाणा राजस्थान वाले एरिया में मेनली जो है वो आपको अरावलीज की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, अगर स्पेशली बात करें तो राजस्थान वाले एरिया में। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन्स की इंडिया में, तो आपको पता कि हैं। अब आपने कमेंट में बताना है कि और कौन सी कंट्री में जो है आपको रेजिडुअल माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये कंसेप्ट आपका रहता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द कोरियोलिस इफेक्ट कॉजेज विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि जो आपका कोरियोलिस इफेक्ट है, ठीक है, दैट कॉजेज विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू, ठीक है, क्या करता है ये, कि डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट, कि लेफ्ट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट करता है, जो कोरियोलिस इफेक्ट है, ठीक है। इसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स, जो हवाएं चलती हैं, वो लेफ्ट की तरफ डिटेक्ट होती हैं या राइट की तरफ डिफेक्ट होती हैं, या फिर रिवर्स डायरेक्शन एट द इक्वेटर, या ब्लो ऑन स्ट्रेट पाथ, या फिर स्लो डाउन हो जाती हैं। तो आपने बताना है कि कोरियोलिस का जो है मेनली क्या इफेक्ट पड़ता है विंड्स के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो दैट इज ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर इज डिफ्लेक्ट टू द राइट, कि राइट की तरफ जो है वो आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कि जो कोरियोलिस इफेक्ट है दैट इज कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन, ठीक है, कि जब आपकी अर्थ घूमती है उसकी वजह से जो आपकी मतलब फोर्स आपकी जनरेट होती है, दैट इज नोन एज कोरियोलिस, ठीक है, दैट मेक्स मूविंग एयर मासेस डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, कि जैसे अगर आपका ये अर्थ है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो अगर मान लो यहाँ से आपकी कोरियोलिस फोर्सेस यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या करती हैं, विंड को राइट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये रिफ्लेक्ट करती हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अगर यहां से आ रही हैं तो ये यहां को डिफ्लेक्ट करेंगी और यहां से यहां को, ठीक है, सॉरी यहां से, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो इस तरह से जो है वो ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करती हैं, इफेक्ट इनकी वजह से जो है वो आता है। और दिस डिफ्लेक्शन अफेक्ट्स ग्लोबल विंड पैटर्न्स एंड ओशन करंट्स, इसी डिफ्लेक्शन की वजह से जो है जो भी आपका ग्लोबल विंड पैटर्न्स हैं या फिर ओशन करंट्स हैं, ये आपके जो है वो अफेक्ट होते हैं। इनकी वजह से जो है आपके ओशन करंट्स आपके डिपेंडेंट होते हैं, ग्लोबल का जो पूरे ग्लोबल विंड पैटर्न है वो आपका डिपेंडेंट होता है। तो कोरियोलिस जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, जो कि आपकी विंड से रिलेटेड जो है वो रहता है। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा, कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है वो आपका डेल्टा फॉर्म होता है, यानी कि विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो दैट इज इरोजन बाय ग्लेशियर्स, ऑप्शन बी की बात करें तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स, ऑप्शन सी की बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड, ऑप्शन डी की बात करें तो केमिकल वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन, ऑप्शन ई की बात करें तो टेक्टोनिक अपलिफ्ट। ये जो है वो आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है, ठीक है। तो 5 ऑप्शंस में आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है आपने बताना है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो डेल्टा फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शन की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स, कि जो भी आपकी नदियां हैं, रिवर्स हैं, ये जितने भी सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट करते हुए जाती हैं, जब ये समंदर में मिलती हैं, तो उन डिपोजिशंस की वजह से क्या होता है, आपका डेल्टा फॉर्म होता है। और आपने बताना है कि इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तब ये जो डेल्टा है दैट फॉर्म्स व्हेन अ रिवर डिपॉजिट्स इन इट्स सेडिमेंट, ठीक है, कि अपने सेडिमेंट्स को, जो अपने जो 7 चीजों को, मटेरियल्स को, सोइल, क्ले, ये लेकर आती है, उनको जब वो डिपॉजिट करती है, उनको जब एक जगह पे जो है वो डिपॉजिट करती है, that load as it enters the body of standing water such as a sea or lake, यानी कि जब वो सी में एंटर करती है उससे पहले, this occurs because the river's velocity decreases, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रिवर जैसे एक छोटी स्ट्रीम से जब एक बड़े एरिया में जो है एंटर करती है, तो उसकी जो स्पीड है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पे लार्ज एरिया उनको उसको मिल जाता है, रिवर को पानी फ्लो करने के लिए, है ना। तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। जब स्पीड डिक्रीज होने लगती है तो वो अपने सेडिमेंट्स को जो है वो वहीं पर ही छोड़ जाती है। तो वो जो सेडिमेंट्स वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पे डेल्टा जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन बी है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वोल्केनोज इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड, कि कौन से टाइप ऑफ वोल्केनो जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़े होते हैं, यानी कि लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड। तो अगर हम आपके 5 ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है सेंडर कॉन, ऑप्शन बी है कंपोजिट वोल्केनो, ऑप्शन सी है शील्ड वोल्केनो, ऑप्शन डी है लावा डोम, ऑप्शन ई है स्ट्रेटो वोल्केनो। तो अब देखिए अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शंस की, अगर हम आपकी बात करें सही आंसर की, तो देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शील्ड वोल्केनो। तो शील्ड वोल्केनो जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। तो अब देखिए होता क्या है, ये शील्ड वोल्केनो जो है वो आपके लार्जेस्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्योंकि दे आर बिल्ट अप बाय लो विस्कोसिटी लावा, क्योंकि ये लो विस्कोसिटी लावा से जो है वो बने होते हैं, जो कि काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो फ्लो आउट करते हैं। जैसे कि आपके मौना लोआ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हवाई में है, विच कवर्स एन इमेंस एरिया ड्यू टू रिपीटेड लावा फ्लो, वहां पे रिपीटेड जो है वो लावा फ्लो होता रहता है और इसमें इतना विस्कस फ्लो होता है ये कि लॉन्ग एरिया जो है वो ये फ्लो कवर करता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो टाइप ऑफ वोल्केनोज है ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़े होते हैं। क्लियर? चलिए तो आज के लिए ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो आपको इसी तरह के और भी सेशंस चाहिए तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी अगर आपके पास आपको पीडीएफ्स चाहिए, आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए हर एक सेशन के, हर एक लेक्चर के, तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो गिवन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।